ये सब ग्रुप मटेरियलिटी में थे। ग्रुप मटेरियलिटी में यहाँ तक आ गए थे कि आइडेंटिफाई कंपोनेंट कर सकता है और सब्सिडरी के कोई काम की नहीं ग्रुप मटेरियलिटी, तो उसके लिए इंडिविजुअल मटेरियलिटी निकालेंगे, फॉर इंडिविजुअल मटेरियलिटी निकालेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे कंपोनेंट ऑर्डर, भाई ये ले तेरे काम की, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ऑप्टेन कन्फर्मेशन लेंगे फ्रॉम कंपोनेंट, उसकी इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन कंसल्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मैंने बताया ना कि ये होल्ड करता है, लेकिन सब्सिडरी के उसने क्या क्वालिफाइड दे दिया है मगर होल्डिंग ने नहीं दिया है, ठीक है। तो जो मैंने बता दिया मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। और मटेरियलिटी को मैं लिख देने का कि भाई यहाँ पर जो 705 706 के हिसाब से मॉडिफाई किया है कंपोनेंट कोऑर्डिनेटर में, तो हम FH 600 के हिसाब से यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर का हम काम लेंगे। और उसका इंटेंशन गलत है, RS लिमिटेड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें ये बोला है कि CA गुप्ता ने कंप्लीट कर लिया CFS, मगर वो स्पेसिफिक मैटर में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहती है, तो क्या क्या लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। इसमें ये लेगा सबसे पहले क्या क्या लेगी, कंप्लीटनेस, भाई सबसे पहले पूछेंगे भाई जो और वो कंप्लीट है कि नहीं कंपोनेंट, ठीक है। उस पर बोलेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला कंप्लीट है कि नहीं है, रेट वाले वाला काम किया कि नहीं किया है, परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट किया है कि नहीं किया है, खत्म, इतना सिंपल है भाई। देखो ये बताया गया हुआ है कि कंपनी है बहुत बड़ी, उसका इतनी सारी ब्रांचेस है, तो हमें पहला बताना है कि अगर पेरेंट का ऑडिटर और कंपोनेंट का ऑडिटर सेम होता तो क्या बोल। देखो वेरी सिंपल, पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर सेम है तो क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा, एस PPF एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेविएशन एंड डिपार्चर एज पर 705, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर बिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसको क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, खत्म। अगर पेरेंट का सब्सिडी का ऑर्डर अलग होता तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम 600 के हिसाब से यूज़ ऑफ अदर ऑडिटर तो नहीं कर सकते। और अगर वेदर इज रिक्वायरमेंट और यूज़ ऑफ अदर ऑडिटर, और अगर इफ रेफरेंस दे रहे हैं अदर ऑडिटर का, यस, तो 706 के हिसाब से हम अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे डिवीजन ऑफ वर्क और मैग्नीट्यूड कितना है काम का, ठीक है। और बताएंगे एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, रेवेन्यू, कैश फ्लो बताएंगे। और ये जो अमाउंट रहेगा ये कंसोलिडेटेड जो फिगर है, इट शुड बी बिफोर कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट, जो भी कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट करते हैं उसके पहले का रहेगा। और ये जो है ये तो हमने ऑडिट किया ही नहीं है, इट शुड नॉट बी ऑडिट बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। और ये जो है ये हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जैसे कि अगर हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग है, जैसे कि हमारी हमारी इंडिया की है, उसकी सब्सिडरी फॉरेन की है, तो अगर हमारा गैप पूरा ही अलग हो जाएगा। तो ये दो के दोनों के इट कैन बी डन बाय इधर कंपोनेंट ऑडिटर और पेरेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर क्या करेगा, ये कन्वर्जन करेगा पेरेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी, जो पेरेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से पेरेंट प्रिपेयर करेगा। और क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैम के हिसाब से करेगा, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल के हिसाब से करेगा। और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो चेक करेगा कि जो गैम है एज पर एप्लीकेबल FRF ऑफ द है कि नहीं है, मतलब जो गैप है, गैप अकाउंट एप्लीकेबल टू पेरेंट है कि नहीं है, जिससे कन्वर्ट कर वो है कि नहीं है। और जो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट देखेगा, क्या करेगा, परफॉर्म कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू FR, और इसका कन्वर्जन एडजस्टमेंट ऑडिट बाय प्रिंसिपल ऑडिटर, जो कन्वर्जन जो ऑडिट होगा वो प्रिंसिपल ऑडिटर करेगा। अगर कंपोनेंट एक भी ऑडिटेड है ही नहीं तो क्या करो, सबसे पहले ज्ञान दो कि क्या ऑडिट होना चाहिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से ऑडिट होना चाहिए, मल्टी लोकेशन ग्रुप ऑडिट जो फॉरेन के होते हैं उस हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। एंड देन देखना उसके बाद बोलोगे अरे यार चल ठीक है अनऑडिटेड तो है, तो क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन है क्या, मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटेबल नहीं मिला तो पॉसिबल मॉडिफिकेशन कुछ लगता है होना चाहिए। तो इवेल्युएट करो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर एवेल्यूएट करो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर, एंड बताओ कि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है 705 के हिसाब से, है तो कर दो, खत्म, वेरी सिंपल। ये वाले क्वेश्चन बताना है कि एक ऑडिटर है, CA विमल है, उसे बताना है प्रोसीजर, बताना है कि वो रिव्यू टू बी फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, भाई देखना है कौन सारी सारी सब्सिडरी इंक्लूड हो गई है कि नहीं हो गई, तो कंप्लीटनेस चेक करना है उनका, ठीक है। सबसे इजी पॉइंट है ये वाले भी। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रिव्यू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर, ठीक है। इंक्वायरी पूछ लो उनसे मैनेजमेंट से कि भाई कुछ कंप्लेंट विच गोज आउट, कुछ आया है कुछ गया है, कुछ नया कंप्लेंट आया है, कुछ विच गोज आउट गया गया। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट इन्वेस्टमेंट, रिव्यू इन्वेस्टमेंट इन पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट, रिव्यू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जॉइंट अरेंजमेंट देख लो, अदर अरेंजमेंट देख लो, कुछ चेंज भाई शेयर होल्डिंग चेंज हो गया, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है तुम्हारा, वर्किंग पेपर चेक कर लो फॉर प्रीवियस ईयर्स। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि सब ABC स्टेटमेंट 50% होल्डिंग, ये सब होल्डिंग कर दे दो सब्सिडरी, ठीक है, सब कुछ उसने इंक्लूड कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन ये बोला गया हुआ है कि वो चाहता है कि ऐसे कोई 5 एस्पेक्ट्स बताओ कि जो सब्सिडरी के वो नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करे तो भी चल जाएगा।
सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, देखो जो बोनस शेयर रहता है, सोर्स फ्रॉम बोनस शेयर, जैसे कैपिटलाइजेशन प्रॉपर्टी बताने जरूरत नहीं है, अनयूटिलाइज मनी जो बचा हुआ हमारे फ्रेश इशू जो हमने किए थे ना इंडिकेटर, तो उसके बारे में एमएसएमई जो डेवलपमेंट डिस्क्लोजर एंड एमएसएमई बताने जरूरत नहीं है, एंड देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑन सीआईएफ जो करते हुए बताने जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स एक्सपेंडिचर फॉरन फॉरेक्स फॉर रॉयल्टी और नो बताना चाहिए, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें इसमें बोला गया हुआ है कि एक 5 सब्सिडरी है, 5 में फिर 2 की एसएससी हो गई है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो एज़ पर इंडिया AS 14 के साथ AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम कॉस्ट में दिखाते हैं, ठीक है। काय में दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट में दिखाते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में दिखाते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर में दिखाते हैं। सब्सिडरी हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म ही होगी, तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है वो टेम्पररी नहीं है, वो अदर देन टेम्पररी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, शुड प्रोवाइड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड बिकॉज द सब्सिडरी डिड नॉट सफ़र एनी डिक्लाइन, सॉरी, मतलब उसे डिक्लाइन करना पड़ेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सेपरेट डिक्लाइन, उसकी वैल्यू कम हुई नहीं हुई, उसको मतलब नहीं बनता है, उसकी वो उसकी वैल्यू नेटवर्क 0 हो गई, तो उसे आप अकाउंट करोगे और इंडिविजुअली अकाउंट करोगे, ठीक है।